हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक वेव के बारे में पढ़ने वाले हैं, तरंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके कितने टाइप्स होते हैं, ये कहाँ से उत्पत्ति होती है इनका कार्य क्या है, ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। तरंग इसीलिए महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि इसी से संबंधित आगे दो टॉपिक्स ध्वनि और प्रकाश है। तो चलिए हम तरंग की उत्पत्ति के बारे में पढ़ते हैं। तरंग की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तरंग की उत्पत्ति हम एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे हम तालाब में कोई पत्थर फेंकते हैं तो उस तालाब में कंपन होती है। जैसे एग्जाम्पल, ये तालाब है अपना। इस तालाब में जब हम पत्थर फेंकते हैं तो उसमें कंपन उत्पन्न होती है। तो पत्थर फेंकना यहाँ पे क्या हुआ? विक्षोभ हुआ, डिस्टरबेंस हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पे कंपन उत्पन्न होती है। दूसरा एग्जाम्पल, कोई खंभा है, उस खंभा में हम रस्सी लेते हैं, रस्सी के एक सिरे को खंभे से बांध देते हैं, रस्सी के दूसरे सिरे को जब हम हिलाते हैं तो रस्सी क्या होती है? कंपन करने लगती है। तो ये हिलाना क्या हुआ? डिस्टरबेंस हुआ। उस डिस्टरबेंस की वजह से इस रस्सी में कंपन होती है। तो ये तो अपना पता चल गया इसका उत्पत्ति कैसे होती है, तरंग का, वेव की उत्पत्ति के बारे में। अब इसका कार्य क्या है? वेव का कार्य, तरंग का कार्य है ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। जैसे कोई मालगाड़ी किसी सवारी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है, उसी प्रकार तरंग ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करती है। इसका कार्य हो गया, इसकी उत्पत्ति, इसका कार्य, दोनों समझ में आ गया। ये कितने टाइप्स के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? चलिए, तरंग दो प्रकार के होते हैं, यांत्रिक तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग। यांत्रिक तरंग, इसका नाम यांत्रिक तरंग क्यों पड़ा? विद्युत चुंबकीय तरंग का नाम विद्युत चुंबकीय तरंग क्यों पड़ा? इसके पीछे रीजन। यांत्रिक तरंग, मैकेनिकल वेव्स, माध्यम में ट्रेवल करते हैं, मीडियम में ट्रेवल करते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में गमन करते हैं, वैक्यूम में ट्रेवल करते हैं। ये अनुप्रस्थ यांत्रिक तरंग के दो पार्ट्स हैं, अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग। इसको अनुप्रस्थ तरंग क्यों बोला जाता है, इसको अनुदैर्ध्य तरंग क्यों बोला जाता है, इसके पीछे भी रीजन है। तो आइए हम बताते हैं। जब कोई यांत्रिक तरंग माध्यम में ट्रेवल करती है, माध्यम क्या है? ठोस है, द्रव है और गैस है। ठोस, द्रव और गैस में पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं। उस कण के वाइब्रेशन की वजह से, ओसिलेशन की वजह से तरंग उत्पन्न होता है, वेव उत्पन्न होता है। अब इसमें तो पार्टिकल्स हैं, माध्यम में तो पार्टिकल्स हैं यांत्रिक तरंग में। अब विद्युत चुंबकीय तरंग में माध्यम है ही नहीं है, तो उसमें कौन सा, किसके वाइब्रेशन की वजह से तरंग उत्पन्न हो रहा है? तो उसमें तरंग जो उत्पन्न हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, वाइब्रेशन की वजह से विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होता है। यांत्रिक तरंग में क्या होता है? पार्टिकल्स के, माध्यम के कण के वाइब्रेशन की वजह से, ओसिलेशन की वजह से तरंग उत्पन्न होता है। जब विद्युत चुंबकीय तरंग में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के ओसिलेशन की वजह से, वाइब्रेशन की वजह से तरंग उत्पन्न होता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से, विद्युत चुंबकीय तरंग में किसके ओसिलेशन के, किसके कंपन से तरंग उत्पन्न होता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। चलिए, यांत्रिक तरंग क्या है? अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग। यांत्रिक तरंग दो है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंग। अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है? जब माध्यम के कण और तरंग के संचरण की दिशा दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं तो उसको अनुप्रस्थ तरंग बोला जाता है। जैसे ये अपना माध्यम है, इस माध्यम के हम एक पार्टिकल्स को लेते हैं, एक पार्टिकल्स को, उसका वाइब्रेशन इस डायरेक्शन में, ये अपने स्थान पे ही वाइब्रेट करता है। जैसे ऊपर गया, फिर आया मीन पोजीशन पे, मध्यमान स्थिति में, फिर नीचे आया, फिर मीन पोजीशन पे है। वैसे सारे पार्ट ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते हैं, बट ये पार्टिकल मूव नहीं करते हैं। ये माध्यम के जो कण हैं ये मूव नहीं करते अपने जगह से, अपने जगह पे वाइब्रेट करते हैं। और तरंग ऐसे ऐसे संचरण करती है, तरंग इस डायरेक्शन में संचरण करती है और कण इस डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं। तो दोनों के बीच 90 डिग्री है,
इसीलिए इसको अनुप्रस्थ तरंग बोला जाता है। ये जो अपना माध्यम है, इसमें एक कण लिया हम, एक कण का फिगर बनाइए। ऐसे बहुत सारे कण हैं, इस मीडियम में बहुत सारे कण हैं, सब इसी यही पैटर्न फॉलो करते हैं। तो ये अपना एक कण हुआ, ये इधर वाइब्रेट हुआ, ये इधर गया, फिर मीन पोजीशन पे मध्यमान स्थिति में, फिर इधर गया, फिर मध्यमान स्थिति में। ऐसे सारे पार्ट्स, सारे कण जो मीडियम के हैं वो ऐसे ही वाइब्रेट होते हैं, जिसके वजह से तरंग उत्पन्न होता है। तो वाइब्रेशन भी इसी डायरेक्शन में, तरंग का संचरण भी इसी डायरेक्शन में। ये कण के कंपन की दिशा है, ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट होते हैं, और तरंग के संचरण का दिशा भी यही है। यहाँ पे कण के कंपन की दिशा, तरंग के संचरण की दिशा दोनों एक डायरेक्शन में है, एक दिशा में, इसीलिए इसको अनुदैर्ध्य तरंग बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे अनुप्रस्थ तरंग हो गया, अपना अनुदैर्ध्य तरंग हो गया। अब अनुप्रस्थ तरंग कहाँ पे संचरण करता है, गमन करता है या ट्रेवल करता है? ठोस में, जैसे हम आपको बताए थे, ये एग्जाम्पल के तौर पे ये खंभा में रस्सी वाला एग्जाम्पल, चाहे किसी चौकी वगैरह पे रख के, जैसे यहाँ पे कोई तख्ता हो लकड़ी का बड़ा सा, चौकी या कुछ भी, अगर उस पर चारों तरफ हम सिक्का रख देंगे और एक साइड में हम किसी चीज़ से हम मारते हैं, तो देखते हैं कि उस चौकी पे जितने भी सिक्के हैं वो ऊपर उछलने लगते हैं। क्यों उछलने लगते हैं? क्योंकि उस पार्टिकल का मूवमेंट जो होता है ऊपर होता है, एग्जाम्पल के तौर पे। तो इसीलिए जब भी होता है अनुप्रस्थ तरंग, ठोस में ही ट्रेवल कर सकता है, ठोस में ही संचरण कर सकता है। ठीक है, तनावयुक्त डोरी जो भी हम बताए थे एग्जाम्पल के तौर पे, खंभा में जो रस्सी बंधा हुआ था, द्रव के पृष्ठ पे जो तालाब वाला एग्जाम्पल है ये अपना। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये स्ट्रिंग होता है, ये गर्त होता है। ठीक है, ये कंपन के माध्यम के जो कण है उसका वाइब्रेशन का डायरेक्शन है, और ये तरंग के संचरण का दिशा है। दोनों के बीच देख रहे हैं 90 डिग्री है, ये इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में। अनुप्रस्थ तरंग इसीलिए बोला जाता है इसको। अब अनुदैर्ध्य तरंग का संचरण, ये किस में ट्रेवल करता है, गमन करता है? ठोस में भी कर सकता है, द्रव में, गैस में, ये सारे में गमन करते हैं। अनुदैर्ध्य तरंग होते हैं सारे माध्यम में गमन करते हैं। उदाहरण के तौर पे ध्वनि तरंग, भूकंपीय पी तरंग, यहाँ पे भूकंपीय एस तरंग होता है। भूकंपीय एस तरंग पी तरंग क्या होता है? ये भूकंपीय एस तरंग, पी तरंग, भूकंपीय एल तरंग, ये भूकंप जो होते हैं ना, इनके तरंग होते हैं। तो हम आगे आपको बताएंगे इसके बारे में। ये क्या होता है? तरंग के संचरण की दिशा, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, जैसे जैसे पार्टिकल घूमते हैं तो इसमें कंपन होगा, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, उसका ये डायग्राम है। अब बताइए यहाँ पे विद्युत चुंबकीय तरंग में ये इसको अनुप्रस्थ क्यों बोला जाता है? यहाँ तो पार्टिकल्स नहीं होते, तो ये किसके बीच एंगल बनाता है? तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो होता है वाइब्रेशन, उनके बीच और तरंग के संचरण के बीच 90 डिग्री बनता है। इसीलिए इसको विद्युत चुंबकीय तरंग को अनुप्रस्थ तरंग बोला जाता है। जहाँ भी वाइब्रेशन, कण के वाइब्रेशन, माध्यम के वाइब्रेशन और तरंग के संचरण के बीच 90 डिग्री है, वहाँ पे उस तरंग को क्या बोला जाता है? अनुप्रस्थ तरंग। तो यहाँ पे यहाँ पे तो कण है नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड है, इसीलिए उनके वजह से वाइब्रेशन होता है। उनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और तरंग संचरण के बीच 90 डिग्री होता है, इसीलिए इसको अनुप्रस्थ तरंग बोला जाता है। इसका खोज कौन किया था? मैक्सवेल। इसका डिस्कवर किए थे मैक्सवेल विद्युत चुंबकीय तरंग को। विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में, ये उदासीन होता है, ये निर्वात में गमन करता है, इसका चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। सभी विद्युत चुंबकीय तरंग का चाल यही होता है, प्रकाश के चाल के बराबर, 3 × 10⁸। जितने भी विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, सारे के। इसका तरंग दैर्ध्य किसके बीच लाई करता है? 10⁻40 से इतना के बीच में लाई करता है। यहाँ 10⁻4 भी दिया रहता है कभी, इसके बीच या इससे ज़्यादा भी हो सकता है, 10⁻4 भी हो सकता है। उदाहरण के तौर पर प्रकाश तरंग, रेडियो तरंग। ठीक है, यहाँ पे अब क्या है? ऊर्जा का रिलेशन आवृत्ति के साथ सीधा है,
भेदन क्षमता का रिलेशन आवृत्ति के साथ सीधा है, तरंग दैर्ध्य के साथ क्या है, उल्टा है। तो हमारा यहाँ पे क्या है, ये विद्युत चुंबकीय तरंग 7 टाइप के जितने होते हैं, 7 प्रकार के हैं, उनके बीच उनके तरंग दैर्ध्य के बीच, वेवलेंथ के बीच हमारा यहाँ पे क्रम रिलेशन पता है। अगर उनके क्रम के बीच में रिलेशन पता है, जैसे गामा का तरंग दैर्ध्य कम होता है, इससे ज़्यादा इसका तरंग दैर्ध्य होता है, इसके ज़्यादा इससे तरंग दैर्ध्य होता है, पैराबैंगनी का इसके से ज़्यादा इसका होता है, इससे ज़्यादा इसका होता है, इससे ज़्यादा इसका, इससे ज़्यादा इसका। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे किसी का पूछ देगा, ये क्रम जो है ना, ये याद रखिएगा, ये जो क्रम है गामा का, किरण का, पैराबैंगनी, ये क्रम याद रखिएगा। क्रम याद रखने से क्या होगा, जैसे ऊर्जा पूछ देगा, सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसका होता है, जिसका आवृत्ति ज़्यादा होगा। तो आवृत्ति किसका ज़्यादा होता है, जिसका तरंग दैर्ध्य कम होगा। तो तरंग दैर्ध्य सबसे कम किसका होता है, गामा किरण का। वैसे ही पूछ सकता है कि ऊर्जा सबसे कम किसका होगा, तो जिसका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगा उसका आवृत्ति कम होगा, आवृत्ति कम होगा तो ऊर्जा कम होगा। ठीक है, यहाँ पे तरंग दैर्ध्य का, अगर जिसका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है उसकी आवृत्ति कम होगी, क्योंकि तरंग दैर्ध्य आवृत्ति में रिवर्स रिलेशन होता है, उल्टा रिलेशन होता है। तो यहाँ पे इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे जैसे एक्स किरण दे दिया, अवरक्त किरण दे दिया, सूक्ष्म तरंग, पराबैंगनी तरंग, कोई भी दे देगा। अब पूछ देगा यहाँ पे इसका ऊर्जा इन दोनों में, एक्स किरण में और अवरक्त किरण में, दोनों में ऊर्जा किसका ज़्यादा है। तो ऊर्जा किसका ज़्यादा है, जिसका आवृत्ति ज़्यादा होगा तो आवृत्ति, जिसका तरंग दैर्ध्य कम होगा तो इसका क्या है, तरंग दैर्ध्य कम है तो आवृत्ति ज़्यादा होगा, तो आवृत्ति ज़्यादा होगा तो ऊर्जा ज़्यादा होगा। यहाँ पे भेदन क्षमता भी पूछ सकता है, किसका भेदन क्षमता ज़्यादा होगा। तो भेदन क्षमता किसका ज़्यादा होगा, जिसका आवृत्ति ज़्यादा होगा। आवृत्ति किसका ज़्यादा होगा, जिसका तरंग दैर्ध्य कम होगा। तो यहाँ पे गामा किरण का भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। इसको, इस रिलेशन को याद रखिएगा, आप इस क्रम को याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा ऊर्जा जैसे गामा किरण की, सबसे कम ऊर्जा तरंग, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गामा किरण की उत्पत्ति क्या होती है, जैसे गामा किरण, पराबैंगनी किरण, दृश्य प्रकाश तरंग, ये 7 टाइप के होते हैं। दृश्य प्रकाश तरंग, उसके बाद से अवरक्त किरण, सूक्ष्म तरंग, रेडियो वेव। ठीक है, यहीं तक। एक्सरे एक छूट गया है, ये कॉस्मिक किरण विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होते। ठीक है, तो इसके बारे में आप डिटेल्स पढ़ लीजिए। ये याद रख लिए, जल शोधन में काम किया जाता है। इसका उपयोग कैंसर के उपचार में, MRI में, गोदाम में किया जाता है। दृश्य प्रकाश तरंग है, क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग स्पेक्ट्रम विभाग जिनके माध्यम में दृश्य संवेदनशील होते हैं, जो हमारी आँख देख सकती है, जो हम विजुलाइज कर सकते हैं, उसको दृश्य प्रकाश तरंग कहते हैं। तरंग दैर्ध्य जिसका यहाँ आवृत्ति है, तरंग दैर्ध्य एंगस्ट्रॉम में, मीटर इसका यूनिट होता है, एंगस्ट्रॉम भी होता है। नीले रंग के प्रति ज़्यादा संवेदनशील होते हैं हमारे आँख। ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस पार्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जो विजिबल लाइट है, दृश्य प्रकाश है, वो 7 रंग में डिवाइड किया जा सकता है, जैसे बैगनी, वायलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। हिंदी में बैगनी, जामुनी, नीली, हरा, पीला। ये 7 दृश्य प्रकाश 7 रंग में डिवाइड होते हैं। यहाँ से क्या होगा, ये इसका ऑर्डर दिया हुआ है तरंग दैर्ध्य का, वेवलेंथ का। नीचे जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे, वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य क्या होगा, बढ़ते जाएगा। जब तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा तो आवृत्ति घटते। तो ये क्रम जो है हमको याद रखना पड़ेगा। इसमें भी पूछ सकता है किसका आवृत्ति ज़्यादा होगा, क्योंकि जब भी वेव लेंथ में रिलेशन देगा तो वहाँ से किसी के बारे में ऊर्जा पूछ सकता है, किसी की भेदन क्षमता पूछ सकता है, किसकी आवृत्ति कम है, किसकी आवृत्ति ज़्यादा है। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन, जैसे हम अभी यहाँ पे पढ़े थे गामा किरण के बारे में, जो जो क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे भी वही क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि इस क्रम को आपको याद रखना पड़ेगा। ये याद रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं। और रक्त किरण क्या होती है, ऊष्मा तरंग होती है। इसका उपयोग क्या, हरितगृह प्रभाव, नाइट विजन, फसल वृद्धि परीक्षण में, घरेलू इलेक्ट्रॉनिक के उपकरण में, रिमोट में। सूक्ष्म तरंग का, माइक्रोवेव का, इसका क्या होता है, माइक्रोवेवन में। माइक्रोवेवन जो होता है रेजोनेंस पे काम करता है, इसको जल को गर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है माइक्रोवेवन का। मोबाइल फ़ोन, वाईफाई, रेडियो तरंग क्या होता है इसके, ये FM क्या होता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। AM क्या होता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। FM क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। इसका रेंज एग्जाम में पूछता है कि इसका फ्रीक्वेंसी किन के बीच होता है। FM का फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का आवृत्ति कितना के बीच में होती है, इनका रेंज कितने के बीच में होता है। ये सारे TV के बारे में पूछ सकता है। कॉस्मिक किरण क्या है,
कॉस्मिक किरण विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, ये विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, ये उच्च ऊर्जा वाले आवेशित कण हैं। उच्च ऊर्जा वाले हैं तो इनकी आवृत्ति हाई होगी, वेवलेंथ क्या होगा, तरंग दैर्ध्य क्या होगा, इसका कम होगा। ये सूर्य से उत्पन्न हो सकते हैं। रेडियो तरंग आयन मंडल से परावर्तित होकर लौट जाती है। आयाम क्या है, अब तरंग के प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं, तरंग के अभिलक्षण के बारे में पढ़ते हैं। आयाम क्या है, जो पार्टिकल मूव कर रहे हैं ना, जैसे पार्टिकल ये मूव कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, अपने मीन पोजीशन पे जितने मैक्सिमम जा सकते हैं, ऊपर या नीचे, मीन पोजीशन से जैसे पीक पे जा सकते हैं, उस डिस्प्लेसमेंट को एम्पलीट्यूड बोला जाता है। तरंग अपनी मध्यमान स्थिति से एक और अधिकतम विस्थापन को तरंग का आयाम कहा जाता है। ठीक है, तरंग के आयाम से किस स्थिति का समय पता चलता है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, ये पार्टिकल्स जितना ऊपर मूव करेगा, मानते हैं ये मीन पोजीशन से 2 सेंटीमीटर गया, ये कितना मीन पोजीशन से ज़्यादा ऊपर गया होगा, इसीलिए 4 है। तो ये जो हाइट होता है ना, ये इसको आयाम बोला जाता है। जितना ऊपर गया, अपने मीन पोजीशन यहाँ से वाइब्रेट किया, ऊपर गया, फिर वहाँ से मीन पोजीशन पे, फिर यहाँ से नीचे, नीचे से फिर मीन पोजीशन पे, तो ये हाइट 4 है। अब आवर्तकाल क्या किसको बोला जाता है, एक कंपन को पूरा करने में जितना समय लगता है, एक कंपन को पूरा करने में जितना समय लगता है, तरंग के एक कंपन को पूरा करने में जितना समय लगता है। तो ये जो पार्टिकल्स यहाँ कंपन कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, ये ऊपर जाएगा, मीन पोजीशन से ऊपर जाएगा मध्यमान स्थिति से, फिर मध्यमान स्थिति से नीचे, नीचे से फिर मध्यमान स्थिति, इसको एक कंपन बोला जाता है। मध्यमान स्थिति से ऊपर पीक पे, पीक से फिर मध्यमान स्थिति से नीचे पीक, फिर पीक से मध्यमान स्थिति, इस पूरे प्रोसेस को एक कंपन बोला जाता है। तो इसी को हम ग्राफ के थ्रू दिखा सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, ये पार्टिकल है, मध्यमान स्थिति से पीक, पीक से मध्यमान स्थिति, फिर मध्यमान स्थिति से पीक, नीचे मध्यमान स्थिति से पीक, इस ये ग्राफ के थ्रू यहाँ पे ये क्या होगा, एक कंपन होगा, ये पूरा अपना एक कंपन होगा। ठीक है, इसको एक कंपन बोला जाता है। तो आवर्तकाल क्या होता है, एक कंपन को पूरा करने में लगा हुआ समय, यानी ये जो है एक कंपन को पूरा करने में लगा हुआ समय। यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे आवृत्ति क्या होती है, एक सेकंड में नंबर ऑफ संख्या, एक सेकंड में कितने कंपन करते हैं, तरंग जो होते हैं एक सेकंड में कितने कंपन करते हैं, उसको क्या बोला जाता है, आवृत्ति बोला जाता है, फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मानते हैं ये अपना एक सेकंड है, यहाँ पे एक सेकंड में क्या हुआ, कितना वेव हुआ, 1 2, यहाँ पे आवृत्ति क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये मीन पोजीशन से हाई, पीक, पीक से मीन, मीन से पीक, पीक से मीन, एक हो गया, ये एक कंपन होता है। फिर ये यहाँ से एक 2 कंपन, 2 इसका हो गया आवृत्ति, क्योंकि एक ही सेकंड में 2 कंपन करता है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ही सेकंड में कितना कंपन करता है, तो ये पीक एक कंपन, फिर यहाँ से यहाँ 2 कंपन, फिर यहाँ से यहाँ 3 कंपन, फिर यहाँ से यहाँ 4 कंपन, एक सेकंड में 4 कंपन हुए, आवृत्ति क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। आवर्तकाल भी पढ़ लिए, टाइम पीरियड पढ़ लिए, उसकी टाइम पीरियड पढ़ लिया, आवृत्ति पढ़ लिए। अब तरंगदैर्ध्य क्या होता है ये पढ़ते हैं। तरंगदैर्ध्य 2 गर्तों और 2 श्रृंगों के बीच 2 कंप्रेशन या 2 रेयरफैक्शन, 2 संपीड़न या 2 विरलन के बीच की दूरी को बोला जाता है। जैसे ये क्या हो गया, अपना श्रृंग हो गया, ये गर्त हो गया, 2 श्रृंगों के बीच या 2 गर्तों के बीच की दूरी, या 2 संपीड़न, जैसे ये संपीड़न यहाँ से यहाँ तक कर लें, या 2 विरल यहाँ से यहाँ तक कर लें, उसको अनुदैर्ध्य बोला जाता है, वेवलेंथ बोला जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे है, ये श्रृंग है, ये गर्त है, तो 2 श्रृंग, 2 क्रमागत श्रृंग, ये इसके बाद जस्ट ही आएगा, तो इनके बीच की दूरी को क्या बोला जाता है, लैम्डा बोला जाता है, अनुदैर्ध्य बोला जाता है। 2 गर्तों के बीच की दूरी क्रमागत गर्त, मतलब उसके जस्ट बाद वाला गर्त जो आएगा,
तो इसके बीच लैम्डा है। अब चाल क्या होता है, तरंग द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहा जाता है। एकांक समय में जैसे लैम्डा बाई टी, चाल को जो होता है, तरंग के चाल को लिख सकते हैं लैम्डा बाई टी, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/t होता है। तो हम यहाँ पे जब इसको रखेंगे टी को, t इक्वल टू 1/f होता है, t इक्वल टू 1/f होता है, ठीक है। तब यहाँ पे t की जगह पे 1/f रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू एफ। तो v इक्वल टू, यहाँ से फॉर्मूला आ जाएगा v इक्वल टू लैम्डा इंटू एफ। अब यहाँ से क्या होगा, न्यूमेरिकल बन सकता है अपना। ये जो किसी भी माध्यम में हो जाता है, ये जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहता है। लैम्डा क्या होता है, माध्यम टू माध्यम, मीडियम टू मीडियम वेरी करता है, जिसके वजह से तरंग का वेलोसिटी वेरी होता है। ये कांस्टेंट रहता है क्योंकि ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, ये सोर्स पे डिपेंड करता है। लैम्डा क्या है, मीडियम पे डिपेंड करता है। तो जब लैम्डा मीडियम पे डिपेंड करता है तो किसी भी माध्यम जैसे हमारा चेंज हो जाएगा, मीडियम चेंज होगा तो उसका लैम्डा चेंज हो जाएगा। जब लैम्डा चेंज होगा तब वेलोसिटी भी चेंज होगा। तो इसीलिए क्वेश्चन यहाँ से बनता है, क्या माध्यम चेंज होने से फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, तरंग की फ्रीक्वेंसी चेंज होती है? नहीं। माध्यम चेंज होने से क्या उसकी वेवलेंथ चेंज होती है? हाँ, क्योंकि वेवलेंथ क्या है, मीडियम की प्रॉपर्टी है, माध्यम की प्रॉपर्टी है। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएंगे तो लैम्डा चेंज हो जाएगा। अगर लैम्डा यहाँ चेंज होता है तो वेलोसिटी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ये है। अब इससे हम देखते हैं क्वेश्चन पूछे कहाँ से जाते हैं। यहाँ से इस पार्ट में क्वेश्चन एक्चुअली पूछे कहाँ से जाते हैं, अभी तक कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये तो एग्जाम में ऐसे दे देगा, यांत्रिक तरंग और विद्युत चुंबकीय तरंग कौन से माध्यम में ट्रेवल करते हैं, निर्वात में गमन करते हैं या वैक्यूम में गमन करते हैं, ये पूछ सकता है। या तो पूछ सकता है विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होते हैं, अनुप्रस्थ होते हैं, अनुधर्ष होते हैं। यांत्रिक तरंग क्या होते हैं, अनुप्रस्थ होते हैं, अनुधर्ष तरंग। इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। या ये ऊर्जा, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, आप याद रखिएगा ये प्रॉपर्टीज से। या इसके बारे में पूछ सकता है, किसका गामा किरण का, एक्स किरण का, पराबैंगनी किरण का, किसका ऊर्जा ज़्यादा होता है, किसका वेदन क्षमता ज़्यादा होता है, किसकी आवृत्ति ज़्यादा होती है, किसकी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती है। तो आपको ये क्रम याद रहेगा तो आप किसी के बारे में बता सकते हो, ऊर्जा के बारे में बता सकते हैं, किसी विद्युत चुंबकीय 7 टाइप के जितने हैं हमारे पास, 7 टाइप के, 7 प्रकार के जो विद्युत चुंबकीय हैं, उसके बारे में अगर ऊर्जा पूछता है किससे किसका ज़्यादा है, किससे किसका कम है, तो हम ये ऑर्डर हमको याद है और ये रिलेशन याद है तो हम बता सकते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टी है, दृश्य प्रकाश का जो ये तरंग दैर्घ्य है, ये अभी तक पूछा है। अभी तक ये एंगस्ट्रॉम टर्म में ही तरंग दैर्घ्य पूछा है, बट मीटर में भी पूछ सकता है तरंग दैर्घ्य का रेंज कितना होता है, आवृत्ति कितना होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेत्र नीले रंग के प्रति ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बता ही दिया हमको, ये ऑर्डर आप याद रखिएगा। और रक्त किरण का उपयोग क्या है, ऊष्मा तरंग इसी को बुलाता है। ये रेंज याद रखिएगा, ये रेंज पूछ सकता है एग्जाम में। कॉस्मिक